नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे छात्रों की बात से। दिल्ली और झारखंड के बाद अब छात्रों के आंदोलन की आग बिहार पहुंच गई है। पटना में आज स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की। पुलिस के साथ टकराव हुआ, पुलिस से संयम बरता, हल्का लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। किसी प्रदर्शनकारी को चोट नहीं आई, लेकिन छात्रों के पथराव में कई पुलिस वालों के सिर फूट गए। महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई हैं। बिहार में सड़क पर उतरे छात्र बीपीएससी के एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट का एग्जाम सिंगल फेज में हो, प्री और मेंस का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए, नेगेटिव मार्किंग ना हो। लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने साफ साफ कहा कि इस तरह की मांगें मानना संभव नहीं है। छात्र बात करना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए तैयार है। छात्रों की जायज मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, लेकिन इस तरह सड़क पर उतरकर पथराव करके सरकार को झुकाया नहीं जा सकता। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि स्टूडेंट्स की सारी मांगें जायज हैं, आरजेडी छात्रों के साथ है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो कभी बोर्ड के एग्जाम में नहीं बैठा वो एग्जाम सिस्टम के बारे में न बोले तो बेहतर है। प्रशांत किशोर तो 2 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाई स्कूल बोर्ड का एग्जाम पास करके दिखाएं, तभी बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर लोगों का भरोसा कायम होगा। यह आंदोलन परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए था, लेकिन अब पॉलिटिकल हो गया है। छात्रों की क्या मांगे हैं, सरकार को मांगे मानने में प्रॉब्लम क्या है, बिहार के स्कूलों की स्थिति क्या है, एक ही कमरे में 4-4 क्लासेस के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इन स्कूलों की सुध सम्राट चौधरी क्यों नहीं लेते, ये सब आपको दिखाऊंगा आज की बात में। और शुरुआत करते हैं पटना में हुए छात्रों के आंदोलन की तस्वीरों से। पटना में एक हफ्ते से धरने पर बैठे छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कॉल दी। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक छात्रों का मार्च होना था। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। पुलिस ने भी छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। बैरिकेड्स की लंबी कतार सड़क पर खड़ी की गई थी। बख्तरबंद गाड़ियां भी लगाई गई थी। भारी फोर्स की तैनाती थी। लेकिन ये सारे इंतजाम छात्रों के आगे बेकार हो गए, क्योंकि पुलिस से संयम बरता। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स गिरा दिए। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, लेकिन इसका भी ज्यादा असर नहीं हुआ। फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। बात इससे भी नहीं बनी। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास से 5 किलोमीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस फोर्स के जवान खुद छात्रों के रास्ते में आ गए तो नोकझोंक शुरू हुई। प्रोटेस्टर्स पुलिस से भिड़ गए। छात्रों की तरफ से पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट आई। किसी का सिर फट गया तो किसी का हाथ टूट गया। महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई और इसके बाद पुलिस की तरफ से जो थोड़ी सख्ती हुई, तब जाकर हालात काबू में आए। लेकिन छात्रों का कहना है कि वो सरकार से अपनी बात कहना चाहते हैं। संविधान इसकी आज़ादी देता है, फिर पुलिस स्टूडेंट्स को क्यों रोक रही है? छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? छात्रों ने कहा कि वो 9 दिन से अनशन कर रहे हैं। अगर अब भी सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से थे। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने कहा कि साहब, मैं 9 दिन से भूखा हूँ। ये भारत का संविधान है, मुझे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आजादी देता है। सबके हाथों में तिरंगा है, काला पट्टी है। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। हम कहे मेरा अधिकार है, आपको जाने देना होगा। तो वो कहते हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे। 15 सूत्री मांग को लेकर के लगातार 13 अगस्त से गर्दनीबाग धरना स्थल पर टिके हुए हैं। ये बताइए सर, क्या हम मांग कर रहे हैं? ये तो नहीं मांग कर रहे हैं कि हमको सांसद बना दीजिए, विधायक बना दीजिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गया है। ये लोग डिटेन किए हैं और
हम लोग छात्रों को फेयर की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, छात्र परीक्षा में सुधार नहीं किया जा रहा, तो हम लोग इसी की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन लाठीचार्ज कर करके जबरदस्ती सबको जेल में डाल रही है। हम सरकार को यह पता थी हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले, उसके बाद भी जानबूझ के ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट का वायलेशन किया गया इनके द्वारा। और ये जब तक डेमोक्रेटिक का एक भी पिलर पे अगर खतरा आएगा हम लोग रोड पे मिलेंगे। इससे हमको कोई सरकार का लाठी और सरकार का जेल नहीं डर। हम तो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे साथियों का लगातार तबीयत खराब है कि वार्ता अगर सरकार करती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। असल में पटना के गर्दनी बाग में 13 अगस्त को छात्रों का धरना शुरू हुआ था। 18 अगस्त से कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। छात्र 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट चाहते हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो, एग्जाम दोबारा कराए जाएं। बिहार सरकार के लिए मांग मानना मुश्किल है क्योंकि बीपीएससी का रिजल्ट जून में आया था और जो उम्मीदवार पास हुए उन्हें 14 अगस्त को ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। इसलिए जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है उन्हें बर्खास्त करके फिर से एग्जाम कराना मुश्किल है। वो लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। प्रोटेस्ट करने वालों की दूसरी मांग है कि सरकार ने 32,388 पदों पर भर्ती के लिए TRE-4 परीक्षा का जो नोटिफिकेशन निकाला है वो एग्जाम सिंगल फेज में कराया जाए और इसमें नेगेटिव मार्किंग न की जाए। छात्र चाहते हैं कि BSSC, दरोगा समेत दूसरी भर्तियां जो लंबे वक्त से पेंडिंग है उनकी परीक्षाएं भी जल्दी कराई जाए। छात्र चाहते हैं कि भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता हो, पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की तय समय में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई हो। सरकार ने ज्यादातर मांगों पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम को रद्द करने और TRE-4 के एग्जाम को एक फेज में कराने की मांग सरकार ने नहीं मानी। इसको लेकर मामला फंसा हुआ है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी वो आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग TRE-4 के अभ्यर्थी हैं। पिछले 2.5 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और TRE-4 के नाम पर पिछले 2.5 वर्षों से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, बरगलाया जाता है। इसलिए हम कैदी बनकर सरकार को ऐना दिखाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें गड़बड़ी हुई थी, TRE-3 में गड़बड़ी हुई थी। पहले तो पेपर लीक हुआ था, फिर रद्द हुआ था, फिर वो एग्जाम हुआ था, फिर सीट बिकता है। TRE-2 में भी बिका था, 3 में भी बिका था। TRE-4 हुआ तो पेपर लीक हो गया तो वो कैंसिल कर दिया गया, जो काफी मीडिया में भी वहाँ पर जो है पुख्ता सबूत है। जब तीसरा TRE रद्द हुआ, जब उसके जांच हुई तो पता चला है कि TRE-2 का भी जो है पेपर लीक था। हम सिर्फ यह चाहते हैं 1799 जो भर्ती है उसको निष्पक्ष तरीके से जांच करके रद्द कर दी जाए और इसमें 102% धांधलीबाजी हुआ है। उसके बाद 1 से 2 महीने बाद इसको निष्पक्ष रूप से परीक्षा ली जाए, वो भी पेपर के साथ हमको। हमारी जो 15 सूत्री मांग है, जितने BP 70वीं सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने, BSSC की 3 लंबित भर्ती उसको लागू करने, दरोगा भर्ती 799 उसके पूरी तरीके से परीक्षा रद्द करने, संविदा कर्मी, डोमिसाइल और तमाम ऐसे मुद्दे हैं BTSC की, CHBC की, तमाम 15 सूत्री मांग को लेकर आज हम उतरे हैं। तो हम मांग करेंगे सरकार से कि आप वार्ता करें। निश्चित रूप से कल कॉल बुलाया गया था शिक्षा विभाग में, TRE-4 को लेकर जो मांग थी उसको सरकार पूरा करने की बात कर रही है, लेकिन गुपचुप तरीके से CDP को लागू किया है, जो किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। छात्रों का दावा है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर उतरना, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना उनका हक है, लेकिन पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आज प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पर हमला हुआ, आंदोलन की आड़ में हिंसा हुई। अब पुलिस गड़बड़ करने वालों की पहचान करेगी और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। विभिन्न जो प्रोटेस्ट कराए गए थे उसी में लोग यहाँ पे आए थे और JPA के नंबर से होते हुए लोग यहाँ टकबंगला पहुंचे थे। भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही थी और लगातार पुलिस बल के द्वारा उनको समझाया भी जा रहा था कि वो शांति से रहें और उनकी बातें जो है वो पहुंचाई जाएंगी। और बीच में जो वाटर कैन का भी इस्तेमाल किया गया है और बाद में फिर भीड़ जब थोड़ी उग्र हो रही थी उन्हें समझा बुझा के चीजों को भी कंट्रोल में किया गया है। देखिए, इसमें कई तरह के लोग आए थे और आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक विभिन्न लेयर्स में लोग आए हैं। तो जैसे जैसे क्लियर होता है, अब लोगों के अपने भी डिमांड थे, तो जैसे जैसे लोगों का था उनको ले आया जा रहा है। और थोड़ी शर्मनाक ये भी है कि लोगों के द्वारा हिंसा करने की कोशिश की गई थी, जिसको लोग रुकवाए। अभी कुछ लोग घायल हैं। पटना में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मेन डिमांड TRE-4 एग्जाम को लेकर है। ये परीक्षा दिसंबर या जनवरी में आयोजित होनी है।
1 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। छात्र चाहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के बिना सिंगल फेज में एग्जाम हो। सरकार का तर्क है कि ज्यादातर राज्यों में भर्ती के एग्जाम 2 फेज में ही होते हैं। यूपीएससी का पैटर्न भी यही है। राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 फेज में एग्जाम कराने की सिफारिश की थी। इससे एग्जाम में गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसलिए बिहार सरकार भी वही पैटर्न फॉलो कर रही है ताकि गड़बड़ ना हो। लेकिन सरकार की ये दलील स्टूडेंट्स को मंजूर नहीं है। छात्रों का कहना है कि TRE 3 और TRE 2 एग्जाम में भी धांधली हुई थी। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की रिपोर्ट से ही इसका खुलासा हुआ था। इसलिए अगर सरकार की नीयत साफ है तो इन एग्जाम्स को भी कैंसिल करे। तेजस्वी यादव ने भी स्टूडेंट्स की डिमांड्स को सपोर्ट किया। तेजस्वी ने कहा कि AK-47 चलाने वाली NDA सरकार की इतनी किरकिरी हो चुकी है, फिर भी सरकार स्टूडेंट्स पर लाठियां चला रही है। लेकिन बिहार के छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। तेजस्वी को जवाब दिया बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के सभी मुद्दों का समाधान हो चुका है, फिर भी अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि सरकार बात करने को तैयार है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव छात्रों को भड़का रहे हैं, जबकि तेजस्वी खुद 10वीं पास नहीं है, इसलिए उन्हें एग्जाम्स के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं ना कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं, उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें। सरकार उनकी है, लेकिन तेजस्वी जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर प्रायोजित कार्यक्रम रख रहे हैं, तो ये बात बिहार की जनता भी समझती है और छात्र भी समझते हैं। असल में तेजस्वी यादव कल गर्दनी बाग में प्रदर्शनकारियों से मिले थे। उन्होंने छात्रों की मांगों को सपोर्ट किया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखकर छात्रों की सभी मांगें मानने को कहा था। इसके बाद आज उन्होंने फिर सरकार पर हमला किया। इसीलिए बिहार के शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव पर भड़के, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाए। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस मामले में सम्राट चौधरी को भी लपेट लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये अच्छी बात है कि देश का नौजवान जाग रहा है। अब शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अच्छा संकेत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर अगले साल सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव दोनों हाई स्कूल का फॉर्म भरें, इम्तहान दें, पास होकर दिखाएं, तभी वो छात्रों का दर्द समझ पाएंगे। पिछले 2-3 महीनों में आप देश में लोकतंत्र की ताकत को देख रहे हैं। इसी बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सब पर लाठी चली है। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है और एक तरह से बेहतर बात है। छात्रों के जो जायज मांग हैं, उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, चाहे वो TRE का मामला हो या अन्य जो छात्रों के मामले हैं। छात्रों के इन मामलों को सरकार दबा नहीं सकती है और हमने ये पहले भी कहा है। तो युवाओं में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज की व्यवस्था से खुश नहीं है, और अगर सरकार उनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं करती है, कोर्स करेक्शन नहीं करती है, तो सड़कों पर छात्रों के आंदोलन आपको और आगे देखने को मिलेंगे। बिहार की जनता की ओर से, पढ़े लिखे युवाओं की ओर से, उन सारे लोगों की ओर से आग्रह करूंगा कि यहाँ के नेता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, दोनों आदमी अगली बार मैट्रिक का एग्जाम देकर पास हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों का विश्वास हो कि भाई इनको ये मैट्रिक भी पास अपने दम पर कर सकते हैं। दोनों को अगली बार मैट्रिक का परीक्षा देना चाहिए। लेकिन बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा छात्र समझदार हैं, वो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की सियासी बयानबाजी में नहीं फंसेंगे।
श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार सरकार देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली सरकार है। 2030 तक बिहार में 1 करोड़ रोजगार देने का टारगेट रखा गया है। इसलिए स्टूडेंट्स को पेशेंस रखना चाहिए। बिहार में सबका नंबर आएगा, सबको नौकरी मिलेगी। रोजगार पाने वाले की जो भी डिमांड है, समस्या है, सरकार तो उसको गंभीरता से ले रही है और जो नियम है, जो कानून है, उसमें जो प्रोविजन है उसके हिसाब से उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे ज़्यादा सरकारी महकमे में नियुक्ति हुई है। सम्राट चौधरी जी भी जब से आए हैं और नीतीश कुमार जी का ही संकल्प है कि बिहार में 2025 से 30 में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार हम बिहार के लोगों को देंगे। तो हर क्षेत्र में नियुक्तियां हो रही है, हर विभागों में वैकेंसियां निकल रही है। तो हम अपने बच्चों से अपील करेंगे कि आप थोड़ा धैर्य रखें और धैर्य रखें, इन लोगों के झांसे में नहीं पड़ें। ये लोग रोजगार देने वाले नहीं है, ये लोग नौकरी वाले देने वाले नहीं है। ये लोग आपके खून और पसीना का इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक चमकाने वाले लोग हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। पटना में छात्रों का मार्च खत्म हुआ तो हंगामे की दूसरी खबर आ गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में आज स्टूडेंट्स ने जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया। असल में इस साल सरकार की सख्ती की वजह से फार्मेसी के एग्जाम में नकल नहीं हो पाई और जब नकल नहीं हुई तो 90% स्टूडेंट फेल हो गए। जो 90% स्टूडेंट फेल हो गए वो अब हंगामा कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि उन्होंने तो सही आंसर्स लिखे थे लेकिन चेकिंग में गड़बड़ी हुई, इसलिए रिजल्ट खराब आया। स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी आंसर शीट की जांच दोबारा की जाए। जब इस मांग को लेकर सैकड़ों छात्र यूनिवर्सिटी गेट पर धरना देने पहुंचे तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की, इससे छात्र और भड़क गए। इसके बाद प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्रों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिर छात्रों की भीड़ यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गई और जमकर उत्पात मचाया। पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई, 2 पुलिस वाले यहां भी जख्मी हुए। लेकिन छात्रों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई छात्रों को चोटें आई। इसके बाद माहौल बिगड़ा। वजह यही है कि 90% बच्चे को फेल कर दिया गया हमारे सेमेस्टर से, ठीक है। और BUHS जिसका काम है बच्चों को आवाज सुनना, बच्चों के लिए काम करना, आज हम लोग आए प्रदर्शन के लिए, उनके लिए आवाज कर, पुलिस ने लाठी चार्ज करवा दिया है। लाठी चार्ज हुआ है तब जाके बच्चा उग्र हुआ है, तब सब कम से कम 10-15 बच्चा का माथा फटा है, तब जाके किसी का हाथ टूटा है, तब जाके बात हुआ है। इससे हॉस्पिटल में एडमिट है अभी, आपको दिखाएंगे। लेकिन छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में घायल पुलिस वाले इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। उनका कहना है कि छात्रों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया, पत्थर चलाए। इसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। वो सब तोड़फोड़ कर रहा था, शीशा उसा तोड़फोड़ कर रहा था। तो हम लोग इधर से गए, हम लोग गए तो हम लोग थोड़ा सा खेत देखिए हटो यहाँ से। इसके बाद हम लोग ईंटा पत्थर से मारना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम गिर गए तो इसके बाद फिर उन लोग डंडा था, डंडा से पैर उड़ मार दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स ने आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में भी तोड़फोड़ की। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज ने बताया कि स्टूडेंट जबरदस्ती उनके कैंपस में घुस गए, तोड़फोड़ की और उनके स्टाफ के साथ भी मारपीट की गई। घटना हुआ है यहाँ पर कि ये लोग का वो था, मेडिकल का स्टूडेंट थे और ये लोग यहाँ पर आकर अपना वो कर रहे थे कि हम लोग को 100 में 80% आदमी को फेल कर दिया गया है। तो लोग अपना बात मानना चाह रहे थे उनसे, मेडिकल के उनसे थे, लेकिन अब उनसे क्या वार्तालाप हुआ नहीं हुआ, वो लोग हल्ला हंगामा किए, यहाँ से रोड जाम किए वहाँ पे। उसके बाद एक बैग 2000 के 1500 के नफरी में आए, उसके बाद में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। उसके बाद में ये सब स्थिति यहाँ पर, हाँ हमारे पूरा ये जितना भी आपको ये दिखाई दे रहा है सब तोड़ फोड़
सब उन्हीं लोग के द्वारा किया गया है। जो कि यहाँ पर हमारा सिर्फ आर्यभट्ट का है, उसमें सामने एग्जामिनेशन ब्लॉक में सेकंड पर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो उन लोग को यही करना चाहिए था कि उनसे करना चाहिए था, लेकिन वो आके यहाँ पर जो पूरे क्षतिग्रस्त कर, हमारे 2-3 गार्ड के साथ भी हाथापाई किया गया है, उनको चोट भी लगा हुआ है। और उसके बाद में ये हमारे हैं अमित कुमार, इनको भी 4-5 थप्पड़ लगाया गया है। इनके साथ भी हमारे सुपरवाइजर साहब हैं, उनको भी बदतमीजी किया गया है। आज पटना में जो प्रोटेस्ट हुए उसमें छात्रों की ये मांग तो सही है कि जो भर्तियां पेंडिंग है उनकी परीक्षा जल्दी कराई जानी चाहिए। ये डिमांड भी सही है कि पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ तय वक्त में एक्शन हो और पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ने एग्ज़ाम को ट्रांसपेरेंट बनाने का जो तरीका बनाया है उसे बदलने की मांग जस्टिफाई कैसे हो सकती है। 2 फेज़ में एग्ज़ाम यूपीएससी में भी होता है। नेगेटिव मार्किंग भी एक्सपर्ट कमेटी की सलाह पर की गई है। अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्ज़ाम में हेराफेरी ना हो तो एग्ज़ाम कराने के सिस्टम में बदलाव तो करना पड़ेगा। पटना में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह तो चौंकाने वाली है। फार्मेसी के एग्ज़ाम में नकल नहीं करने दी गई, इसीलिए 90% स्टूडेंट्स फेल हो गए। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। नकल कराकर एग्ज़ाम पास कराने की मांग कौन मान सकता है। अगर एग्ज़ाम सिस्टम को दुरुस्त करना है, मेहनत करने वाले छात्रों को पास होना है, तो पेपर लीक और चीटिंग दोनों पर रोक लगानी होगी। बिना सिस्टम बदले, बिना सख्ती किए ये कैसे हो सकता है। हालांकि सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि बिहार सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर, शिक्षा में सुधार को लेकर गंभीर है। सरकार छात्रों की शिकायतों को दूर करने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज ही सम्राट चौधरी ने स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया। अब बिहार सरकार पूरे राज्य में स्टूडेंट सपोर्ट कैंप भी शुरू करेगी। आज वैशाली में इस तरह के पहले कैंप का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर छात्र अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्टूडेंट्स की हर समस्या का समाधान 30 दिन के भीतर होगा। हर महीने के चौथे मंगलवार को बिहार के सभी स्कूलों और हॉस्टल्स में स्टूडेंट सपोर्ट कैंप भी लगाए जाएंगे। स्टूडेंट की शिकायत पर 10 दिन में कोई एक्शन नहीं हुआ तो 11वें दिन चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से संबंधित अधिकारी को नोटिस भेजा जाएगा। 30 दिन के बाद भी अगर शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी पर सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। मसला ये नहीं है कि सम्राट चौधरी शिक्षा में क्या सुधार लाना चाहते हैं। उनके आइडियाज़ अच्छे हैं, पर सवाल ट्रस्ट डेफिसिट का है। ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी प्रेशर में है। शिक्षा में सुधार के बड़े बड़े प्लान्स का ऐलान तो कर रहे हैं, पर क्या वो इन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इस पर लोगों का भरोसा नहीं है। बिहार में स्कूलों की जो हालत है वो शिकायतें नोट करने और नोटिस भेजने से तो दूर नहीं हो पाएंगी। उसके लिए युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। हालत कितनी ख़राब है उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये मधेपुरा के बेरवा गांव का सरकारी मिडिल स्कूल है। कहने को तो इस स्कूल में 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। इस स्कूल में 159 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्लासरूम सिर्फ 2 हैं। आप सोच रहे होंगे कि 2 क्लासरूम में 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी। तो टीचर्स ने इसका आसान रास्ता निकाला है। 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे एक रूम में बैठकर पढ़ते हैं और दूसरे रूम में 3री, 4थी और 5वीं क्लास के बच्चे बैठते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चे बरामदे में दरी पर बैठकर खेल खेल में पढ़ते हैं। स्कूल में सारे सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, सब अपनी अपनी क्लास लेते हैं। एक ही वक्त में 3 अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को 3 टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एक साथ। चारों तरफ से ज्ञान की गंगा बहती है। ये बच्चों के ऊपर है कि वो कितना ज्ञान ले सकते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो 3री, 4थी और 5वीं क्लास की है। बोर्ड को टीचर्स ने अपनी अपनी क्लास के हिसाब से 3 हिस्सों में बांट लिया है, लेकिन एक साथ खड़े होकर बोर्ड पर लिखने में मुश्किल होती है, इसलिए मैडम 4थी क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ा रही हैं। दूसरा टीचर 4थी क्लास के बच्चों को घड़ी में टाइम देखना समझा रहे हैं। 5वीं क्लास के टीचर बच्चों के पास जाकर उन्हें बुक रीडिंग करवा रहे हैं। एक छोटे से क्लासरूम में 3-3 टीचर्स की आवाज़ एक साथ गूंजती है। बच्चों को जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। जिस टीचर की बात समझ में आए
उसे सुन सकते हैं। यहाँ चला आएगा, कितना हो जाएगा? बोलो तुम भी। यहाँ आएगा, कितना होगा? कितना बच गया? यहाँ इसके बाद 2 भी आएगा, कितना होगा? इसी तरह से छठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। बोर्ड पर एक मास्टर जी 8वीं के बच्चों को गणित की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदी के टीचर 7वीं क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। भक्तिकाल के कवि रसखान की कविताओं का पाठ चल रहा है और छठी के बच्चे खाली बैठकर भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं और गणित के फॉर्मूले समझा रहे हैं। भगवान ने श्री कृष्ण जी गुस्सा होकर बोलते हैं कि यह ले अपनी लपटी कमरिया बहुत ही नाच रहे मैं माँ के उठायो घोर भयो गयन के पीछे मधुर मोही पठायो 4 पहर बंसी भट भटियो सांझ पहर घर आयो मैंने पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण जी का वल्लभ। इसी स्कूल में पहली और दूसरी क्लास के बच्चे भी हैं। उनके लिए क्लासरूम नहीं है, इसलिए छोटे बच्चों की क्लास बरामदे में होती है। दरी बिछाकर बच्चों को बैठाया जाता है। बरामदे में ब्लैक बोर्ड का इंतजाम नहीं है, इसलिए पहली और दूसरी क्लास के बच्चे गाना गाकर पढ़ते हैं, वर्णमाला और गिनती रटते हैं। एक और हैरानी की बात सुनिए। ये स्कूल 34 साल पुराना है। 1992 से इसी तरह चल रहा है। हजारों बच्चे इसी तरह पढ़कर 8वीं में पास हो चुके हैं। टीचर्स ने बताया कि कई बार सरकार से नई बिल्डिंग बनाने के लिए गुहार लगाई, बिल्डिंग के लिए फंड भी जारी हुआ, लेकिन ज़मीन का अलॉटमेंट नहीं हो पाया, इसलिए फंड वापस लौट गया। इसलिए 2 रूम्स में 8 अलग अलग क्लासे के छात्र एक साथ पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। मधेपुरा के इस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर राधेश्याम राम ने कहा कि टीचर्स तो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, प्रशासन से कह कर थक गए, कुछ नहीं हुआ, तो हालात से समझौता कर लिया। यहाँ पर जब से स्कूल बना है तब से 2 रूम है कि अगर हम 5 के बच्चे को पढ़ाते हैं मैथ, तो अगर से मैंने कहने का मतलब कि 6 के बच्चे को मैथ पढ़ाते हैं तो 7 और 8 के बच्चे बैठे रहते हैं, उन लोगों को क्या पढ़ा है। मैंने कहने का मतलब डिस्टर्ब होता है हमको कि एक क्लास को पढ़ाएंगे मैथ तो एक क्लास बैठा रह 2 क्लास बैठा रहता है, फिर किसी से 6 को पढ़ाते हैं तो से 8 और 6 बैठा रहता है। अधिकतर मैंने सामूहिक पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को कुछ न कुछ ज्ञान हो। बहुत कष्ट है हमको, बहुत दिक्कत है यहाँ पर उनके लिए। बिहार के स्कूलों का हाल कोई मैंने आपको पहली बार नहीं दिखाया है। मधेपुरा के सरकारी स्कूल का हाल आपने देखा। राजधानी पटना के स्कूलों की हालत बिल्कुल ऐसी ही थी। मैंने 3 साल पहले भी बिहार के स्कूलों का हाल दिखाया था। आज की बात में 15 सितंबर 2023 को पटना के सरकारी स्कूल की तस्वीरें आपको दिखाई थी। पटना के इस स्कूल में भी एक ही कमरे में 5 अलग अलग कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। एक ही ब्लैक बोर्ड को 5 हिस्सों में बांटकर 5 टीचर्स अलग अलग क्लास के बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। मैथ से लेकर हिंदी और इंग्लिश सब कुछ एक साथ पढ़ाया जा रहा था। 3 साल पहले जो तस्वीर थी वही तस्वीर आज भी दिख रही है, कुछ नहीं बदला। उस वक्त भी बिहार के सरकारी स्कूल में रूम्स नहीं थे, आज भी नहीं है। उस वक्त भी सभी कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे, आज भी वही सिलसिला जारी है। उस वक्त भी बिहार में कई ऐसी जगह है जहां पर तबेले में सरकारी स्कूल चलते थे, आज भी यही हो रहा है। रोहतास के चिनारी इलाके में जो सरकारी स्कूल है उसे देखकर किसी को लगेगा ये भैंसों का तबेला है, लेकिन भैंसों के आसपास बैठकर बच्चे गणित का ज्ञान लेते हैं। स्कूल के कैंपस में गाय भैंसें बांधी जाती हैं। एक क्लासरूम में चारा काटने की मशीन रखी है, दूसरे कमरे में गाय भैंसों के लिए भूसा भरा है। 2 रूम बचते हैं जिनमें बच्चों की क्लास लगती है। इंडिया टीवी की टीम इस स्कूल में पहुंची, पता लगाया कि स्कूल को तबेला किसने बना दिया। तो टीचर्स ने बताया कि गांव के दबंग शख्स ने स्कूल पर कब्जा कर लिया। गांव के
सोनू यादव का दावा है कि जिस जमीन पर स्कूल बना है वो जमीन उसके दादा की थी। सरकार ने बिना किसी एग्रीमेंट के जमीन पर कब्जा कर लिया, स्कूल बनवा लिया। अब सोनू यादव का कहना है कि जमीन उसकी है, इसलिए वो यहाँ अपनी गाय भैंसे बांधता रहेगा। बच्चे पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं। टीचर्स ने सोनू यादव का विरोध किया, प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मजबूरी में भैंसों के बीच ही बच्चों की क्लास लगने लगी। इलाके के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम को जैसी ही खबर लगी कि इंडिया टीवी की टीम स्कूल में पहुंची है तो तुरंत स्कूल का मुआयना करने पहुंच गए। उन्होंने कहा पहले किसी ने उन्हें स्कूल पर कब्जे की जानकारी नहीं दी, अब वो इस मुद्दे को ऊपर तक ले जाएंगे। 4-5 दिनों से हमारे भी संज्ञान में आया था कि इस तरह से भैया प्राथमिक विद्यालय में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आज मैं जब क्षेत्र भ्रमण में आया तो मुझे लगा कि नहीं, दुनिया चल करके देखना चाहिए। इसी तौर पे यहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं दिख रही हैं। विद्यालय के प्रांगण में गाय भैंस बांधी जा रही है। विद्यालय का जो बरंडा है उसमें भैंस बांधी जा रही है। विद्यालय के कमरे में मैंने देखा कि भूसा और चारा मशीन रखा हुआ है। कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्थाएँ हैं। शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। कल दिशा की बैठक है, मैं निश्चित तौर पर इस पर विशेष फोकस रखूंगा कि इस तरह की अन्य कोई भी विद्यालय हो, इस तरह की जहाँ कुव्यवस्था उसे दूर किया जाए शिक्षा विभाग के द्वारा। मैं तो बिहार के उन बच्चों की तारीफ करूंगा जो तबेले में बैठकर पढ़ते हैं और बड़े बड़े एग्जाम्स में पास हो जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों का यह हाल बिहार सरकार के लिए शर्मनाक है। अगर 40 साल में सरकार स्कूलों में बच्चों के लिए कक्षाओं का इंतजाम न कर पाए, सरकारी स्कूलों में भैंसे बांधी जाएं, तो फिर टीचर्स की नियुक्ति का क्या फायदा। कितना भी अच्छा सिलेबस बन जाए, कितने भी योग्य टीचर्स आ जाएं, अगर स्कूल में जगह ही नहीं होगी, रूम्स नहीं होंगे, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे और टीचर्स क्या पढ़ाएंगे। अगर सम्राट चौधरी इस परिस्थिति को बदल सके तो मुझे लगता है उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी में भी आजकल नौजवानों की खूब बात होती है। आज योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि उनकी सरकार अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। असल में आज योगी ने लखनऊ में 3,446 एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और 126 मंडी सचिवों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। जिन नौजवानों को नौकरी मिली उन्होंने योगी के साथ सेल्फी खिंचाने की इच्छा जाहिर की, तो योगी युवाओं के बीच पहुंच गए, सबके साथ फोटो खिंचवाई और इसके बाद योगी ने कहा कि यूपी में सरकारी भर्तियों के सिस्टम को सुधारने में बहुत मेहनत लगी है। अब ये सिस्टम जितना ट्रांसपेरेंट है और जितना करप्शन फ्री है वैसा 9 साल पहले नहीं था। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में सरकारी नौकरी हासिल करना किसी जंग के जीतने जैसा था, क्योंकि पहले या तो भर्ती निकलती ही नहीं थी, अगर भर्ती निकलती थी तो एग्जाम से पहले सारी पोस्ट बेच दी जाती थी, अगर इक्का दुक्का कैंडिडेट मेहनत के दम पर पास हो जाए तो अपॉइंटमेंट के लिए उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब टाइम बाउंड काम होता है, वक्त पर एग्जाम होता है, वक्त से पहले रिजल्ट आ जाता है। 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था। लोग ये मानते थे कि ये युवा किसी लायक नहीं, क्योंकि ये नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है। गलती युवा की नहीं होती थी, गलती उन आयोगों और बोर्डों में बैठे हुए और उस समय की सरकारों में बैठे हुए सरकारी तंत्र में भ्रष्ट उन राजनेताओं की और उन लोगों की होती थी जो बेईमान और भ्रष्ट किस्म के लोग वहां बिठा दिए गए थे। और हमने पहले दिन कहा था कि अगर ये सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है तो हम नकल माफिया की भी और विभिन्न संस्थानों में बैठे हुए माफिया की कमर को भी तोड़ेंगे और उसके आकाओं को भी हम जमीन आसमान दिखाने का काम करेंगे। आपने देखा होगा इस दौरान हम लोगों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की।
माफिया की संपत्ति को जब्त करवाया, उससे वसूली करवाया और नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी तरीके से संपन्न करते हुए 9,30,000 से अधिक नौजवानों को हमने सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर सरकारी व्यवस्था में नौकरी देने में सफलता प्राप्त की। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकार में एग्जाम्स के पैटर्न की चर्चा भी की। योगी ने कहा कि 2017 से पहले पूरे एजुकेशन सिस्टम में घुन लगा था, एग्जाम टाइम पर नहीं होते थे, रिजल्ट नहीं आते थे, युवाओं के सालों साल खराब हो जाते थे, लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश की, भ्रष्ट अफसरों को किनारे किया, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में ईमानदार अफसरों को फ्री हैंड दिया। इसीलिए अब एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट तक पूरा काम टाइम पर हो रहा है। मैंने आज बोर्डों से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बुलवाया। मैंने कहा भाई आपकी परीक्षा कितना समय लगता है? उन्होंने कहा साहब 3 महीना। मैंने कहा परिणाम आने में? उन्होंने कहा 3 महीना। मैंने कहा इसको 1 महीना करो। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कुर्सी छोड़ो, मैं 1 महीने के अंदर कराऊंगा, 1 महीने के अंदर कराऊंगा। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 14 दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। अब यूपी का नौजवान देश के अंदर कहीं भी एडमिशन ले सकता है। पहले पता लग रहा है वो चला आ रहा, परीक्षा हो रही है। वो फरवरी से शुरू होती थी और पता लगा जून तक परीक्षा हो रही है। और जून में जब तपती हुई गर्मी में कोई बच्चा गिरता था कहीं, कोई गिरता था कहीं, उतनी भीषण गर्मी में जब लू चलती थी तब परीक्षा कराई जा रहे हैं। मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना, एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। और इसीलिए मैं सभी आयोग और बोर्डों से कहूंगा कि गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है आपके कार्य में, कोई हस्तक्षेप नहीं। अब परीक्षा अभियाचन जाने के बाद परिणाम आने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अभियाचन आया, 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर दीजिए, अगले 2 महीने के अंदर परिणाम परीक्षा करवा करके अगले 1 महीने के अंदर परिणाम ला दीजिए और 6ठे महीने इन नौजवानों के हाथों में परिणाम इनका आ जाना चाहिए। योगी ने आज नौजवानों के अलावा किसानों, महिलाओं और व्यापारियों की भी बात की। योगी ने कहा कि जल्दी ही उनकी सरकार महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करेगी और शाम को कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि अब यूपी में 60 साल से ज़्यादा उम्र की सभी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। महिलाओं को सरकारी बस में सिर्फ अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद उन्हें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये रक्षाबंधन पर यूपी की बहनों को योगी का उपहार है। चूंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है और देश में चीनी महंगी हो गई है, लेकिन योगी ने कहा कि यूपी के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगले 7 महीनों के लिए चीनी का पूरा स्टॉक है। योगी ने बताया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों के वक्त यूपी की 29 चीनी मिलों को औने पौने दामों में बेच दिया गया। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता था, लेकिन उन्होंने हालात को बदला, बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया, 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान गन्ना किसानों को किया। इसी का नतीजा है कि आज यूपी में इतनी चीनी है कि पूरे देश की कमी को दूर किया जा सकता है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए
7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। योगी चुनावी मोड में है और वो एक के बाद ऐसे ऐलान कर रहे हैं जो अखिलेश यादव को चिंता में डालेंगे। योगी ने आज 3,500 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, 6 महीने में 1 लाख लोगों को नौकरी का वादा किया, महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी। अब यूपी के 25 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने की तैयारी हो रही है। इसके लिए 2,354 करोड़ रुपए का बजट तैयार है। योगी ने एक और बड़ा काम किया, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के रिपेयर और रीबिल्डिंग के लिए 604 करोड़ रुपए अप्रूव किए। कोशिश है कि छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं उनमें बेहतर क्लासरूम बने। योगी ने समय की जरूरत और पब्लिक के मूड को समझा, उसके हिसाब से फैसले लिए। आज यूपी से एक और बड़ी खबर आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का कंपल्सरी हिस्सा नहीं है, इसलिए मजहब की दुहाई देकर स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की मांग करना ठीक नहीं होगा। जस्टिस जे मुनीर और इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड बिना भेदभाव के अनुशासन बनाए रखने के लिए होता है। स्कूलों को इसे लागू करने का पूरा हक है, इसलिए स्कूल को यूनिफॉर्म पॉलिसी बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। असल में प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं क्लास की एक छात्रा ने अपनी मां के जरिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। उसका दावा था कि वो 6 से 10th क्लास तक स्कूल ड्रेस के साथ सिर पर स्कार्फ बांधकर आती है, लेकिन अब उसे स्कार्फ पहनने से रोका जा रहा है। ये उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उसे स्कूल ड्रेस के साथ स्कार्फ पहनने की परमिशन मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि स्कूल ड्रेस का मकसद स्टूडेंट के बीच भेदभाव को ख़त्म करना है और अनुशासन लागू करना है। इसमें धर्म की बात कहाँ से आ गई? हाई कोर्ट ने कहा कि वो स्टूडेंट की आस्था की आज़ादी में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, जिसमें यूनिफॉर्म कंपलसरी है। पर एक बच्ची, माइनर बच्ची है, वो क्लास 6 में एडमिशन ली थी, एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर वो कंटिन्यू स्टडी कर रही थी। क्लास 6 to 10 तक वो कंटिन्यू पढ़ी और वहाँ पर वो एक अपने हेड को कवर करने के लिए एक स्कार्फ पहना करती थी, तो उसको कवर करती थी रेगुलर। 11th में उसको रोक दिया गया, ये हवाला देते हुए कि ड्रेस कोड में, स्कूल ड्रेस कोड में मैनेजमेंट की तरफ से रोका गया कि आप स्कार्फ अलाउ नहीं है, आप स्कार्फ नहीं पहन सकती। तो उसी में हम लोग यहाँ पर रिट याचिका फाइल की थी। ऑनरेबल कोर्ट ने ये रिजेक्ट किया, डिसमिस किया, और ये कहते हुए कि भाई चूँकि ये शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर कई सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी के लिए एक ड्रेस कोड होता है जो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम इस फैसले का सम्मान करते हैं और जैसा भी होगा उनके हमारे जो पिटिशनर्स थे उनसे बातचीत चल रही है। अगर वो चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल करेंगे। लेकिन यूपी के मौलानाओं को हाई कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि मजहबी मामलों में न सरकार को दखल देना चाहिए न अदालतों को। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि संविधान देश के हर नागरिक को अपने मजहब के मुताबिक जीने की आज़ादी देता है, तो फिर कोर्ट के आदेश के जरिए मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने से रोकना अन्याय है। देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब को लेके बहुत अफसोसनाक फैसला है। अगर कोई बच्ची हिजाब पहन के स्कूल जाना चाहती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, तो कोर्ट की लाठी से उसे नहीं रोकना चाहिए। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी रहते हैं, उन्हें उनकी मजहबी आज़ादी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट से पूरी तरीके से आदेश दे के और आप उसकी मजहबी आज़ादी को छीन लें। ये मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता भी कूदे। एसीएस ने कहा कि यह फैसला इस्लाम के खिलाफ है और हाईकोर्ट का यह फैसला मुसलमानों के साथ भेदभाव का सबूत है।
शरीयत के मामलात के अंदर अगर किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई हिजाब पहन रही है कोई बच्ची, कोई नहीं पहन रही है, तो किसी को परेशानी क्यों है। लेकिन इस तरह की बातों से मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। हिजाब पहनना ना पहनना, अगर ड्रेस कोड नहीं है तो ये मौलिक अधिकार भी है। हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं। कल को आप कह देंगे कि हमारे सरदार भाई पगड़ी ना पहने, पगड़ी भी क्यों पहन रहे हो। कल को आप कह देंगे कि वो किरपान ना लगाएं, आप कल को कह देंगे कि कोई तिलक लगा के ना जाए, कोई कड़ा पहन के ना जाए। ये तो हमारी आस्थाएं हैं और ये हमारा अधिकार है। या तो हो तो सबके लिए हो, सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों। समाजवादी पार्टी के रिएक्शन पर योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने तंज कसा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खुलकर खड़े हैं, लेकिन अखिलेश चुप हैं। वो हिजाब के मुद्दे पर कुछ बोलते क्यों नहीं। इसके बाद राजभर कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा कि कई मौलाना हिंदू देवी देवताओं को लेकर उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो भी अखिलेश की जुबान नहीं खुलती, क्योंकि उन्हें मुसलमानों के वोटों की फिक्र है। मौलाना को ये कहने की आज़ादी है कि भगवान कृष्ण ने 5 टाइम के नमाजी थे, ये कहने का उनको अधिकार है। किस मुंह से कहते हैं, किस मुंह से बोलते हैं, उनके संविधान में कहाँ लिखा है। पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कृष्ण भगवान के संबंध में, और वो टिप्पणी कर रहे हैं तो उस पर नहीं अब उनके दिमाग खुल रहा है। यहाँ एक क्रूरता की बात हो रही है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक समान शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय का जो गाइडलाइंस है, जो संविधान कहता है, संविधान के दायरे में सबको रहना पड़ेगा। आप बाहर चाहे जो मर्जी हो सो पहनो, लेकिन विद्यालय की जो नियम है, विद्यालय के नियम से अलग नहीं हो सकते। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेने के लिए ही खाली मात्र उनके साथ खड़ी रहती है, और नहीं तो कृष्ण भगवान को जब 5 टाइम का नवाजी बताया मौलाना ने, तो अखिलेश जी को सामने आना चाहिए ना कि खबरदार, हम कृष्ण के वंशज हैं, वो मुसलमान नहीं थे। अब उस पर भी नहीं बोल पा रहे हैं, तब इससे बड़ा सबूत हम क्या दे सकते हैं। कोर्ट का फैसला तो सबको मानना पड़ता है। ये बात पहले भी आई है कि स्कूल में, क्लास में सब बच्चों की ड्रेस एक जैसी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का यही मतलब होता है। स्कूल के बाहर कोई भी स्टूडेंट अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकता है। प्रॉब्लम तब आती है जब स्कूल यूनिफॉर्म को बहाना बनाकर इसे मुसलमानों का, मजहब का मसला बना दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के एमपीज हिजाब को सपोर्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब वो स्कूल यूनिफॉर्म को मजहब से जोड़ देते हैं तो विवाद खड़ा होता है। राजभर जैसे नेता तो एक कदम आगे निकल गए। वो चाहते हैं कि इस मामले पर अखिलेश कमेंट करें, और वो ये इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है अखिलेश आजकल ऐसी बातों पर कमेंट करने से बचते हैं। छात्रों के मुद्दे पर सियासत महाराष्ट्र में भी दिखाई दी। आदिवासी छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि पुणे में राहुल गांधी ने जिन स्कूलों का हवाला देकर आदिवासी छात्रों का मुद्दा उठाया था, वो दोनों इंस्टीट्यूट कांग्रेस के नेताओं के निकले। राहुल ने कल देर रात ट्विटर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि आदिवासी स्टूडेंट्स 10 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। हॉस्टल में खाने की क्वालिटी ख़राब है, सफाई और सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है। 30 साल से कम उम्र के आदिवासी स्टूडेंट्स को हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलती। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि जो छात्राएं लंबी छुट्टी के बाद हॉस्टल लौटती हैं तो उनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, ये ठीक नहीं है। आदिवासियों के साथ इस तरह का अन्याय सरकार को नहीं करना चाहिए। जैसे ही राहुल की चिट्ठी सामने आई तो महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत जवाब दिया। फडणवीस की सरकार में ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर अशोक उइके ने कहा कि राहुल गांधी खुद होमवर्क नहीं करते, सिर्फ झूठ का मंच सजाते हैं, मजमा जमाते हैं। अशोक उइके ने कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं ने पुणे में राहुल का प्रोग्राम करवाया, उससे पहले आदिवासी छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका था। सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान कर चुकी थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ये बात शायद राहुल गांधी को नहीं बताई। अशोक उइके ने कहा कि छात्राओं के प्रेगनेंसी टेस्ट की बात पूरी तरह से झूठी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लंबे समय तक छुट्टी पर रहने वाली छात्राओं का मेडिकल टेस्ट होता है, लेकिन उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया जाता।
हॉस्टल में प्रवेश लेने के लिए 14 अगस्त 2026 को प्रवेश लेने के लिए जो आचार संहिता बनाने का जो JR निकला था, प्रवेश की मर्यादा 30 उम्र थी, वो शिथिल कर दी। अभी कोई अट रहेंगे नहीं वयों की, ये हम सब मिलके निर्णय ले लिए। महाराष्ट्र में अनुदानित आश्रम स्कूल 100% ग्रांट वो उनकी है। राहुल जी को मालूम है, राहुल जी ने पूछना चाहिए कि वो आप नाम नहीं मारोत राव जी कोवासे की अनुदानित आश्रम स्कूल है, वहाँ पे सर्पदंश हो गया है। असल में राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में गढ़चिरौली की जिस आश्रमशाला की ओर इशारा किया था, उसमें कुछ दिन पहले सांप काटने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। राहुल ने आरोप लगाया कि 28 आदिवासी स्टूडेंट स्नेक बाइट की वजह से जान गंवा चुके हैं। क्या सरकार हॉस्टल्स में आदिवासियों को सांप बिच्छू से भी नहीं बचा सकती? लेकिन ये दांव राहुल को उल्टा पड़ गया। पता लगा कि राहुल जिस आश्रमशाला की बात कर रहे थे, वो आश्रमशाला कांग्रेस के नेता चलाते हैं। इस आश्रमशाला के डायरेक्टर मारोत राव कोवासे हैं। कोवासे कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं। उनके बेटे विश्वजीत कोवासे गढ़चिरौली में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और स्कूल के सचिव भी हैं। बच्चियों की मौत के मामले में जिन 5 लोगों के खिलाफ FIR की गई, उसमें इन दोनों का भी नाम है। इस मामले में 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। आश्रमशाला की मान्यता रद्द कर दी गई है। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने यवतमाल की एक और आश्रमशाला की पोल खोल दी। यवतमाल की चिंदूजीपुर के आदिवासी आश्रमशाला के बच्चे भी आंदोलन कर रहे थे। इस आश्रमशाला में कोई सुविधा नहीं है। 372 स्टूडेंट के लिए सिर्फ 50 बेड हैं। बाकी बच्चे ज़मीन पर सोते हैं। बच्चियों के बाथरूम में दरवाजे नहीं हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं। बीजेपी के नेताओं ने कहा ये स्कूल कांग्रेस के नेता वसंतराव पुरके चलाते हैं। कांग्रेस की सरकार में महाराष्ट्र के मंत्री रह चुके हैं। फडणवीस की सरकार ने इस स्कूल की भी जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सालों तक कांग्रेस ने आदिवासियों का शोषण किया है। अब बीजेपी आदिवासी आश्रमशालाओं की हालत सुधार रही है तो राहुल ड्रामा कर रहे हैं। मजे की बात है कि वसंतराव पुरके ने भी मान लिया कि उनके स्कूल में बेड्स की कमी है, सुविधाओं की कमी है। वसंतराव पुरके ने कहा कि वो जल्दी से जल्दी हालात को सुधारेंगे, आश्रम की कमियों को दूर करेंगे। मारेगावला आहे अत्यंत दुर्गम भागात होती, अत्यंत दुर्लक्षित ठिकाणी होती आणि म्हणून मी माझी शाळा ही मास्टर प्लॅनमध्ये मी मारेगावला आणली। जागा छान आहे, इमारत छान आहे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री वसंतराव पुरके का बयान हिंदी में आपको बता देता हूँ। वसंतराव पुरके कह रहे हैं आश्रमशाला में बेड्स की कमी है, लेकिन ये कमी वो 15-20 दिन में पूरी कर देंगे। दूसरी जो खामियां हैं उन्हें भी जल्दी दूर कर दिया जाएगा। लेकिन वसंतराव पुरके ने यह भी कह दिया कि उनकी आश्रमशाला में जो कमियां हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अफसरों को वक्त वक्त पर आश्रमशाला का इंस्पेक्शन करना चाहिए, कमियां पकड़नी चाहिए और दूर कैसे करना है इसके सुझाव देने चाहिए। कांग्रेस नेता वसंतराव पुरके मान रहे हैं उनके स्कूल में गड़बड़ियां हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता फिर भी मानने को तैयार नहीं है। विजय वट्टेटीदार ने कहा कि राहुल गांधी के सामने आदिवासी छात्रा ने जो कहा वही सच है। अब सरकार उस पर लीपापोती कर रही है, मंत्री झूठ बोल रहे हैं। 10 बार नहीं 100 बार कहूंगा ये सच है। उस बच्ची ने वहां स्टेज पर आकर ये बात कही, तो क्या आप आदिवासी बच्चे झूठ बोल रहे हैं? आज 40-50 हजार युवा के सामने पूरा हिंदुस्तान देख रहा था उनका स्टेटमेंट, तो सबके सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने वो बच्ची झूठ बोल रही और ये मंत्री सच बोल रहा है। ये क्या है? झूठों के दरबार में रह के ये कभी सच बोलेंगे? जो जुमलों के दरबार में रहता है बटा, वो मंत्री सच बोलेंगे? ये सच्चाई है। हम भी आश्रम स्कूल चलाते हैं, हमारे पास में भी एक आश्रम स्कूल है, वो मंत्री के पास में भी है। छुट्टी में जाने के बाद में ये कंपलसरी किया है ये टेस्ट, उनको मालूम नहीं होगा और वो गलत इंजाम नहीं है। वो बच्ची ने, ये कोई राहुल गांधी ने स्क्रिप्टेड नहीं था। राहुल जी गांधी के सामने वो बच्ची ने मराठी में, ताकि मराठी मंत्री को समझे, इसीलिए वो रखा था। असल में राहुल गांधी इल्ज़ाम लगाकर फंस गए। जिन आदिवासी स्कूलों पर राहुल गांधी ने खराब खाना देने,
सफाई ना कराने, सिक्योरिटी ना होने, सांप काटने के आरोप लगाए थे, वो स्कूल कांग्रेस के नेताओं के निकले और इन नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया और देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को पकड़ लिया। राहुल ने दूसरा आरोप छात्रों के भूख हड़ताल पर बैठे होने का लगाया था, पर छात्रों का आंदोलन तो पहले ही खत्म हो चुका था। इससे और एम्बेरसमेंट हुई। राहुल गांधी ने बिना होमवर्क किए, बिना तैयारी के आरोप लगा दिए। देवेंद्र फडणवीस अलर्ट थे, इसलिए लेने के देने पड़ गए। अब बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लंबे समय बाद आज सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट से एक साथ दो गुड न्यूज मिली। सुप्रीम कोर्ट टीएमसी के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है, तो दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पार्टी बनाया गया है। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि सभी सांसद टीएमसी के सिंबल पर जीते हैं, बाद में वो गलत तरीके से नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए, इसलिए स्पीकर को उनकी संसद की सदस्यता खत्म करने का फैसला लेना चाहिए। असल में लोकसभा स्पीकर ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। इसी के खिलाफ अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गए। स्पीकर की तरफ से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने जज से कहा कि स्पीकर के बारे में निर्देश को लेकर वो कोर्ट को बताएंगे। कोर्ट ने कहा वो संवैधानिक संस्था को कोई निर्देश नहीं देना चाहती, लेकिन फैसले समय पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी अभिषेक बनर्जी को राहत दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज 3 क्रिमिनल केसेस में पुलिस की कार्रवाई 30 नवंबर तक के लिए रोक दी। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अब बीजेपी की सारी चालें बेकार हो जाएंगी, पार्टी से बगावत करने वाले सांसदों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। Today, the Article 32 petition filed by Abhishek Banerjee was taken up for hearing by the Honorable Supreme Court. Mr. Tushar Mehta, Solicitor General, was sitting in the backside. Then he jumped up on the court and said that he was appearing for the Speaker and the Secretary General. Do not issue the notice, they are appearing. Again, notices have been issued against the 20 member of parliaments who joined in the NCPI. This is the beginning of the beginning. कल्याण बनर्जी की बात आपको हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया, उन्होंने कोर्ट से स्पीकर को भी नोटिस जारी करने की मांग की थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने भी फिलहाल स्पीकर को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष ने बीजेपी पर अटैक किया। कुणाल घोष ने कहा यह सब खेल बीजेपी का है, सांसद जीते टीएमसी के सिंबल पर और बीजेपी के प्रेशर में एनसीपीआई में शामिल हो गए। कुणाल घोष ने कहा कि अगर बागी सांसदों में दम है तो इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव जीतकर संसद पहुंचकर दिखाएं। कोर्ट में जो हुआ, हमारा ऑनरेबल एमपी लॉयर कल्याण बनर्जी ने ट्विटर में बता दिया, जो ये जो दल बदलू है ना, दल बदलू तृणमूल से वो जीतकर दिल्ली गए हैं, जा रहा है भाजपा लीडर के घर, बोल रहा है, ज्वाइन कर रहा है एनसीपीआई में, और लोकसभा में फिर स्क्रीन में देखा जा रहा है वो एआईटीसी ही है। तो वो क्या है? स्पीकर साहब ऑनरेबल अभिषेक बनर्जी का खत को कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उल्टा उनका सीट बदल दे रहा है, कार्य नहीं दे रहा है, पूरा इलीगल है। उनका एमपीशिप कैंसिल होना चाहिए। अगर दम है इस्तीफा दीजिए, जो मन चाहे पार्टी से आप जीत कर दिल्ली जाकर देखिए। ममता बनर्जी आज मिली 2 राहत की खबरों से खुश तो जरूर होंगी, लेकिन उनके पुराने साथी और फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने उनकी दिमागी हालत पर ही सवाल उठा दिए। ऋतव्रत ने कहा कि जब चुनाव में ममता को 80 सीटें मिली तो वो मीटिंग में 180 सीटें बता रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी जमीन से कट चुकी है। ऋतव्रत का आरोप है कि ममता अब हमेशा डिनायल के मूड में ही रहती हैं। देखिए, चौथा
4 मई चुनाव होने के बाद 6 तारीख जिस मीटिंग हुआ था, जिस मीटिंग में मेरा लीडर मदन मित्रो जी, मैं, हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ा था अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए। उस दिन डॉक्टर ममता बनर्जी का कहना था कि हम लोग 180 सीट में जीते हैं, तो हम लोग थोड़ा हैरान हो गए थे। 80 सीट में हम लोग जीते हैं, वो क्लेम कर रहे थे 180 सीट में। फिर नेक्स्ट डे बोले 230 सीट में जीते हैं। तो डिनायल मूड में है, और खास करके फेसबुक के अंदर रहने से ये डिनायल मूड और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, डॉक्टर ममता बनर्जी से मेरा एक ही गुजारिश है कि फेसबुक के बाहर थोड़ा निकल के आ जाइए और आके जो बोलना है वो बोलिए। पश्चिम बंगाल में भले ही बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की हो, भले ही ममता की पार्टी के ज़्यादातर नेता उनका साथ छोड़ गए हों, लेकिन ममता हार मानने वाली नेताओं में से नहीं है। कल ही उन्होंने ऐलान किया था कि वो न टायर्ड हैं न रिटायर्ड, बीजेपी को बंगाल से भगा कर ही दम लेंगी। अब ममता बनर्जी कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट उनके साथ रहे, कुछ मुस्लिम बागी विधायक उनकी पार्टी में वापस लौट आएं, और ममता अब जनगणना के नाम पर मुसलमानों को डराएंगी। मुसलमानों से वो कह रही हैं कि सरकार सेंसस के बहाने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेगी, सेंसस के बहाने सरकार एनआरसी लागू करेगी, इसलिए मुसलमानों को सेंसस में सही जानकारी नहीं देनी चाहिए। और अब बात करते हैं मोदी के डिप्लोमेटिक मिशन की। आज चीन से बड़ी खबर आई है। इस वक्त एनएसए अजीत डोवल चीन के दौरे पर हैं। आज उन्होंने चीन के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस बीच न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स मीटिंग के लिए दिल्ली आएंगे। इसका फैसला हो चुका है। शी जिनपिंग के साथ 400 लोगों का एक जंबो डेलीगेशन भी भारत आएगा। शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2019 में भारत का दौरा किया था। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स की मीटिंग होनी है। जिनपिंग का ब्रिक्स की मीटिंग के लिए भारत आना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि वो पिछले साल ब्राज़ील में हुई ब्रिक्स की मीटिंग में नहीं गए थे। अजीत डोवल के चीन दौरे का एक मकसद शी जिनपिंग की इंडिया विजिट का ग्राउंड तैयार करना था। आज अजीत डोवल ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस मीटिंग में सीमा विवाद पर बात हुई। अब तक जो बातचीत हुई है उसकी समीक्षा की गई। आगे की बातचीत का रोड मैप तैयार किया गया। इस दौरान अजीत डोवल ने अगस्त 2025 में चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग और अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकातों का भी जिक्र किया। I'm very happy also to be here for the 26th round of our talks, which are very important, particularly in the wake of the BRICS summit that is likely to take place shortly. We meet in keeping with the guidance of our leaders, our Honorable Prime Minister and President Xi Jinping, who have given a clear and positive direction to our relationship, both at Kazan and in Tianjin. I am happy that over the past year our relationship has been steadily returning to normalcy. The normalcy we have witnessed in our relationship has been a direct result of both sides maintaining peace and tranquility in the border areas. अजीत डोवल ने जो कहा आपको हिंदी में बताता हूँ। अगले महीने दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स मीटिंग से पहले बीजिंग में चीन और भारत के बीच हो रही 25वीं दौर की ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। डोवल ने कहा कि कजान और तियानजिन में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने भारत चीन रिलेशन को लेकर एक क्लियर डायरेक्शन दिया था और दोनों देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीमा पर शांति है, स्थिरता है। दोनों देशों के बीच संबंध अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। असल में चीन के साथ संबंध नॉर्मल होना कोई आसान बात नहीं है। ये काम बहुत धीरे धीरे होगा। इस प्रोसेस की शुरुआत अजीत डोवल ने की थी। इसको यहाँ तक पहुँचाने में कई साल लगे हैं। अब शी जिनपिंग के भारत दौरे से ट्रेड और टेक्नोलॉजी के रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन इसे सिर्फ एक शुरुआत मानना होगा। चीन के इशारों को समझना होगा, उसकी हरकतों पर नज़र रखनी चाहिए। एक दिन चीन को एहसास होगा कि भारत से दोस्ती करना उसके लिए कितना अच्छा है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त रूस में हैं। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन भी ब्रिक्स मीटिंग में हिस्सा लेने अगले महीने भारत आएंगे। जयशंकर कल पुतिन से मिले थे और आज उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के साथ मीटिंग की। बायलैटरल कोऑपरेशन, रीजनल इश्यूज और ग्लोबल चैलेंजेस पर बात हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर भी डिस्कशन किया। रूस ने गारंटी दी है कि वो भारत में कभी तेल की कमी नहीं होने देगा। जयशंकर और सर्गेई लावरोव ने इस बात पर सहमति जताई कि इंटरनेशनल फोरम्स पर भारत और रूस बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी आजकल 4 दिन के दौरे पर जापान में हैं। वो लगातार जापान के मंत्रियों और बिजनेस लीडर्स के साथ मिल रहे हैं। इसी दौरान एक क्वेश्चन आंसर सेशन में पीयूष गोयल ने चीन और भारत में इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योर्स को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा जापान से लेकर भारत में है। पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारियों से भारत में निवेश करने की अपील की। कहा कि भारत में विदेशी निवेश पर टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स की इज्जत की जाती है। और इसके बाद पीयूष गोयल ने बिना नाम लिए जैक मा के बहाने चीन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारत में आप चाहे कितने भी पैसे कमा लें, आपको अचानक गायब होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न किसी दूसरे देश में जाकर प्रोफेसर की नौकरी करनी होगी। मैं आपको बता दूं कि एक ज़माने में चीन के सबसे अमीर व्यक्ति रहे अलीबाबा के फाउंडर जैक मा अचानक गायब हो गए थे। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से टकराव के बाद जैक मा को चीन छोड़ना पड़ा था और 2023 में उन्होंने कुछ महीने जापान की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर काम किया था। Finally, we have given a tax holiday right up to 2047 for anybody setting up a data center for cloud services globally. So it's probably the best destination where you can trust your data will never be stolen. I see. Where you can trust intellectual property will not be compromised. IPR is respected in India and entrepreneurship is celebrated in India. You don't have to worry that if you make money in India or if you are a successful businessman, you may you may disappear one day and land up coming out as a professor in a Japanese university. That risk doesn't happen in India. पीयूष गोयल की बात का ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी कंपनी भारत में डेटा सेंटर स्थापित करती है तो उसे 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। पीयूष गोयल ने कहा भारत एक ऐसा देश है जहां आपका डेटा चोरी नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का सम्मान होता है। आपको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप भारत में पैसा कमाते हैं, एक सफल बिजनेसमैन हैं, तो आपको अचानक गायब होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीयूष गोयल ने जापान के बिजनेस लीडर्स को यही बताया कि इस वक्त भारत में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका है। टैक्स में रिलैक्सेशन है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, क्लीन पावर, ज़मीन और पानी अवेलेबल है, सेमीकंडक्टर्स और डेटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भारत आइडियल प्लेस है। अब बात करते हैं बाबा राम रहीम की। रेप के केस में 20 साल की सज़ा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज फिर जेल से बाहर आ गया। राम रहीम को इस बार 21 दिन की फरलो मिली है। आज सुबह करीब 6 बजे राम रहीम को रोहतक की सोनारिया जेल से बाहर लाया गया और वहां से वो सिरसा आश्रम में चला गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। राम रहीम को पिछले 8 महीनों में तीसरी बार पैरोल मिली है। इससे पहले उसे मई में 30 दिन और जनवरी में 40 दिन का पैरोल मिला था। अब तक राम रहीम को कुल 17 बार पैरोल या फरलो मिल चुका है। इसलिए लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने कहा कि जेल में बंद सिख कैदियों को एक बार भी पैरोल नहीं मिल पाता। कैदियों को उनके परिवार से मिलने तक नहीं दिया जाता, लेकिन राम रहीम को बार बार पैरोल कैसे मिल जाता है, ये समझ के बाहर है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने इशारों में सवाल उठाए। उन्होंने कहा जो हो रहा है उसका मतलब सबको समझ आ रहा है। देश के अंदर क्या चल रहा है वो आप सब जानते हैं।
सब जानते हैं कि देश में क्योंकि कुछ चीजों के खिलाफ हम टिप्पा टिप्पणी संविधान के मुताबिक नहीं कर सकते, लेकिन देश में क्या चल रहा है आप सबको पता है। देश में क्या हो रहा है, हर जगह पर वोट राजनीति, हर चीज के लिए राजनीति, देश को हितों को साइड पर रखकर, चाहे वो SIR का मामला है, चाहे कोई और मुद्दे हैं, तो सब पता है आपको। इस सवाल उठना लाजमी है कि गुरमीत राम रहीम बार बार जेल से कैसे बाहर आता है, उसे बार बार फरलो कैसे मिल जाता है। असल में राम रहीम जब जेल से बाहर था तब से एक अच्छे खासे वोट बैंक को प्रभावित करता है। जेल में जाने के बाद भी हरियाणा और पंजाब में उसका एक बड़ा सपोर्ट बेस है। ये जानने के बाद ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जब भी चुनाव आसपास होते हैं तो जेल से बाहर क्यों आता है और कांग्रेस के नेता भी उसके बारे में कमेंट करने से क्यों बचते हैं। लेकिन रेप के केस में दोषी ठहराए गए तरुण तेजपाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल से साफ साफ कह दिया कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक पहले सरेंडर करे, सरेंडर का सर्टिफिकेट कोर्ट में सबमिट किया जाए, उसके बाद ही उसकी एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को रेप के केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। तरुण तेजपाल ने हाई कोर्ट से सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा और इस दौरान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि उन्हें सरेंडर से एग्जेम्प्ट किया जाए, लेकिन पिटीशन की सुनवाई के दौरान जस्टिस आलोक आराध्य ने कहा सुनवाई तभी होगी जब तरुण तेजपाल सरेंडर करेंगे और अपनी पिटीशन के साथ सरेंडर सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। हालांकि सरेंडर से छूट की अपील करते हुए कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया, कहा कि यह घटना 2013 की है, 13 साल हो गए। अगर शुरू के 6 महीने को छोड़ दिया जाए तो तरुण तेजपाल जमानत पर ही रहे हैं। उन्होंने कभी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे में उन्हें फिर से जेल भेजने और 5 दिन बाद अपील सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। इस पर कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश देकर अगली सुनवाई 22 सितंबर के लिए तय कर दी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तरुण तेजपाल एक्यूज नहीं है, अपराधी हैं, कानून के द्वारा कन्विक्टेड है। उन्हें 10 साल जेल में रहना होगा। इसी सज़ा से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। वो चाहते थे कि पहले बेल मिल जाए, फिर सालों साल केस चलता रहे। वैसे भी हाई कोर्ट का फैसला आने में 13 साल लग गए और इस दौरान तरुण तेजपाल को सिर्फ 6 महीने जेल में रहना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब उन्हें जेल जाना होगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। अब मैं आपको नागपुर से आई कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाता हूं। नागपुर में फिशरीज डिपार्टमेंट ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बैन की गई 164 टन थाई मांगुर मछली को जब्त करके नष्ट कर दिया गया है। थाई मांगुर मछली को पालने और बेचने पर पाबंदी है। ये मछली देसी मछलियों को खा जाती है और देशी प्रजाति की मछलियों के लिए खतरनाक है। मांगुर मछली का मीट इंसानों के लिए भी डेंजरस है, लेकिन ये मछली जल्दी बढ़ती है, इसकी कीमत अच्छी मिल जाती है, इस पर खर्चा कम होता है, इसलिए कुछ लोग चोरी चोरी इसका व्यापार करते हैं। नागपुर में अफसरों को इस मछली के बिजनेस की जानकारी मिली, रेड की गई तो 164 टन मछलियों को जब्त किया गया और पूरी सावधानी के साथ इन्हें डिस्पोज ऑफ किया गया। तालाब से मछलियों को निकालने के लिए 25 लोकल मछुआरों की मदद ली गई। 27 से 30 तालाबों में जाल बिछाया गया और मछलियों को निकाला गया। फिशरीज डिपार्टमेंट करीब 3 महीने से कार्रवाई में जुटा था। अब तक कुल 164 टन मछलियां जब्त की गई हैं और FIR दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। थाई मांगुर मछली एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। इसकी वजह से NGT और भारत सरकार ने इसकी बिक्री और खरीद पर बैन लगा रखा है। 1960 के दशक में थाई मांगुर प्रजाति की मछलियां थाईलैंड और बांग्लादेश से भारत आई थी। ये एक मांसाहारी और बहुत एग्रेसिव फिश है जो पानी में मौजूद देसी मछलियों और बाकी जीव जंतु को खा जाती है। इसके कारण प्राकृतिक जल स्रोतों का संतुलन बिगड़ जाता है
और दूसरी बात है कि इन मछलियों को पालने के लिए सड़ा हुआ मांस, फैक्ट्रियों का कचरा और मरे हुए जानवरों को इनके सामने फेंक दिया जाता है। गंदे पानी और कचरे को खाने के कारण इसके शरीर में लेड, कैडमियम और आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं जमा हो जाती हैं। इन मछलियों को खाने से कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी कई गंभीर बीमारी होने का खतरा रहता है, लेकिन लोग थोड़े से पैसे के लिए इनका व्यापार करते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कैराना हिल्स में ड्रोन अटैक को लेकर फॉर्मर सीडीएस अनिल चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। अनिल चौहान ने कहा कि भारत ने कैराना हिल्स पर टारगेट करके हमला नहीं किया था। भारत का ड्रोन सरगोदा एयरबेस पर रडार की रैकी करने गया था। 2 घंटे रैकी करने के बाद उसकी बैटरी खत्म हो गई और हो सकता है ये ड्रोन कैराना हिल्स में गिर गया हो। कैराना हिल्स में ही पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का भंडार है। कैराना हिल्स सरगोदा एयरबेस से 10 किलोमीटर दूर है। There was a small episode about what I think Air Marshal Bharti was asked, that Kirana Hills episode. I think I'll clarify this. At occasions it's been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe given kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha, and Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha, and it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asking. Next is a new normal. You heard about this new normal, which the Prime Minister has said that there will be talks and terror will not go together, blood and water will not flow together, will not tolerate cross-border terrorism, and will make no distinction between perpetrators and their handlers, and then will not be blackmailed or by nuclear blackmail. पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैराना हिल्स पर हुए अटैक को बड़ा इशू बनाया था। पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया था। उस वक्त तो भारत ने स्ट्रेटेजिक तौर पर खामोशी रखी, लेकिन आज फॉर्मर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सारी स्थिति साफ कर दी। बता दिया कैराना हिल्स पर भारत का ड्रोन गिरा था, लेकिन वो हमला नहीं था। रैकी करने गए ड्रोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो कैराना हिल्स से टकराया और पाकिस्तान घबरा गया। सच कुछ भी हो, ये सच है, उस वक्त पाकिस्तान की सांसें अटक गई थी।